सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। साथियों, इस समय मैं जिला कैथल में हूँ और कैथल के एक हुडा के पार्क में हूँ। और मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने 5 बजे आप लोगों के बीच में लाइव आने का वादा किया था, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते मैं शायद 1 घंटा लेट हो गया हूँ। तो साथियों, आज जो हमारा लाइव आने का मकसद है वो इसलिए आप लोगों के बीच में लाइव आ रहा हूँ कि हरियाणा में दिन प्रतिदिन एससी समाज के ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमियों को आप छोड़ दीजिए, आम एससी समाज के लोगों को अगर हम एक तरफ रख दें तो अब अत्याचार की ये जो आग है, अत्याचार की ये जो तपन है, ये हमारे समाज के अधिकारियों तक भी पहुंचने लगी है। आप लोगों ने हाल में ही पढ़ा होगा और सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि हरियाणा के जिला दादरी की जो डिप्टी कमिश्नर हैं मैडम प्रीति, उनके ऊपर एक और अन्य आईएएस अधिकारी जो खुद बहुजन समाज का है, बैकवर्ड क्लास का है, उसके बाप ने हमारी महिला आईएएस अधिकारी के खिलाफ एक पब्लिक मीटिंग में बहुत ही अपमानजनक जातीय टिप्पणी की। पब्लिक के सामने टिप्पणी की, वो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और वो गिरफ्तार भी हुआ। इससे पहले दादरी के ही एक एसपी, वो भी एससी समाज से थे, उनके खिलाफ भी, अनुसूचित जाति समाज का होने के चलते उनके खिलाफ भी इस तरह की टिप्पणियां की गई थी। हमारे समाज के अंबाला के एक आईजी थे वाई पूरन सिंह, उनके खिलाफ भी जातिगत भेदभाव हुआ, उनका जातीय अपमान किया गया और उनकी तो आज तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। इसी तरह एक और आईपीएस अधिकारी थे एससी समाज के, हेमंत कलसन, उनको तो चौथे दर्जे के पुलिस अधिकारियों द्वारा घसीट कर जीप में बिठाकर थानों में बंद किया गया और उनका अपमान किया गया। तो जिन लोगों को हम अपना भाई मानते हैं, गांवों में जिनके साथ भाईचारे का हम लोग दावा करते हैं, उन लोगों के दिलों में आपके लिए, आपके समाज इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है, इसका अंदाजा आप लोग आसानी से जीवन में भी इस चीज को महसूस कर सकते हो सकता है कि आप कुछ छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करने का काम करते हो, लेकिन जाति के आधार की नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कोई भी आदमी हमें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको ये लगता है कि ये कीड़े मकोड़े गुलाम लोग जो हैं, ये कैसे किसी तरह धीरे धीरे समान धारा में कैसे आ रहे हैं, ये डीसी कैसे बन रहे हैं, एसपी कैसे बन रहे हैं। अभी तो मैंने केवल आपसे ये बात की कि हमारे अधिकारियों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है अनुसूचित जाति या जनजाति का होने के कारण। साथियों, मैं यहाँ पर किसी एससी समाज की किसी विशेष जाति की बात नहीं कर रहा। ऐसी जितनी भी जातियां आती है, चाहे वो चमार हो, चाहे धानक हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे बावरिया हो, चाहे सासी हो, सभी को एक ही लाठी से आंका जा रहा है। ये बात अलग है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे समाज के लोग अपनी अपनी ए और बी कैटेगरी के चक्कर में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, जो बड़ा निंदनीय है और सोचनीय विषय है। आपके पास अत्याचार से लड़ने के लिए, भेदभाव से लड़ने के लिए, मारकाट से लड़ने के लिए, आपको के खिलाफ जितने भी जातीय अत्याचार होते हैं, जाति के आधार पर जो अत्याचार होते हैं, उनसे लड़ने के लिए आपके पास SC/ST एक्ट है। हमारे समाज के बहुत सारे संगठन हैं और बहुत सारी पार्टियां भी, सभी के अपने अपने एजेंडे हैं। कोई सत्ता में आने की बात करता है, कोई संगठित होने की बात करता है और कोई संगठन किसी विशेष जाति के नाम पे बना हुआ है। और पूरे हरियाणा में जगह जगह, हर जिले में, हर उपमंडल में, हर गांव में, हर ब्लॉक में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से, संत कबीर के नाम से, गुरु रविदास के नाम से,
और भी जितने हमारे महापुरुष हुए हैं उनके नाम से संगठन बने हुए हैं, सभाएं बनी हुई हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, कोई भी अत्याचार एट्रोसिटी के बारे में बात नहीं करता है। और खास तौर पे अगर हम बात करें सभाओं की, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हमारे समाज की सभाएं बनी हुई है, उनका केवल एक काम रह गया है, बाबा साहब की जयंती हो चाहे गुरु रविदास जी की जयंती हो, उन जयंतियों पर बाबा साहब की जयंती को मनाना और उन भवनों को ज्यादा भव्य बनाने के लिए सरकार से ग्रांट्स लेना। लेकिन जब समाज के किसी उत्पीड़न की बात आती है तो वो कभी भी आपके साथ खड़े हुए नहीं मिलते। खड़े हुए ना, आपके साथ खड़े ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम दुश्मनों के साथ तो ना खड़े हों, इतना हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं। साथियों, आप लोगों को पता है कि पिछले 10 सालों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमाओं को जगह जगह खंडित किया गया। कहीं पर बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ के गंदे नाले में डाला गया, कहीं पे बाबा साहब की प्रतिमा को हाथ तोड़ दिया गया, कहीं उंगली तोड़ दी गई, कहीं सिर तोड़ दिया गया, कहीं चश्मा गिरा दिया गया। और नफरत की पराकाष्ठा तो जब हुई जब बाबा साहब की मूर्तियों के ऊपर उन्होंने पेशाब किया। फतेहाबाद के गांव कुमारिया में बाबा साहब के ऊपर पेशाब किया गया, प्रतिमा के ऊपर। आप लोग अभी भूले नहीं होंगे, गांव नरवाना के गांव उझाना में बाबा साहब की प्रतिमा हमारे साथियों ने खड़ी की थी, और उस प्रतिमा को एक जाति विशेष के एसडीएम ने प्रशासन के साथ मिलकर, गांव के जाति विशेष के लोगों के साथ मिलकर उस प्रतिमा को पुलिस फोर्स के साथ उखाड़ने का काम किया था। और जब हमारे गांव की महिलाओं पुरुषों ने एसडीएम की इस कार्रवाई का विरोध किया तो उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर चोटें मारी गई। और साथियों, इस मामले में हमने बहुत बड़ा एक एजिटेशन किया था। नरवाना और जींद की सड़कों पे हम बार बार आए थे, लेकिन और एक दिन हमने रखा था 27 दिसंबर का कि इस दिन हम बड़े लेवल पे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन साथियों, ये भाईचारे की दुहाई देने वाले लोग, हमारे समाज की सभाएं, इन्होंने मिलकर हमारे जो गांव उझाना की डॉक्टर अम्बेडकर समिति के युवा थे, इन लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश किया, हाईजैक किया। और जो हमारे समाज के दलाल हैं, चाहे वो कृष्ण बेदी हो, चाहे वो कृष्ण पवार हो, चाहे कोई भी हो, उन लोगों के साथ मिलकर हमारा जो पूरा आंदोलन था उसका ध्वस्त करने का काम किया। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उस आंदोलन में पूरे हरियाणा से एससी समाज के कम से कम 10,000 लोग इकट्ठा होने थे और प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे उस आंदोलन को रोकने के लिए। किसी तरह भी वो उस आंदोलन को रोकने पे आमादा थे। और हमारे ही साथियों ने, मैं पुलिस को दोष नहीं दूंगा, मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा, उनका काम है हमको दबाना, लेकिन उस आंदोलन को दबाने में हमारे लोगों का साथ रहा और उस आंदोलन को दबाने में वो कामयाब हुए, नहीं तो आज परिस्थिति कुछ और होनी थी। और उझाना वाले मामले में जो सरकार के एजेंट थे, कृष्ण पवार था, कृष्ण बेदी था, उन लोगों ने गांव उझाना के लोगों को एक झांसा दिया कि तुम्हारी बाबा साहब की मूर्ति वहीं पे रखी जाएगी और वो जमीन भी तुम्हारे नाम करा दी जाएगी। लेकिन साथियों, इतना समय बीत जाने के बाद, 7 महीने बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस है। हमारे साथी लाखों रुपए चंडीगढ़ अप डाउन पे खर्च कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी उस मामले में इंप्रूवमेंट नहीं हुई। अब हम बात करें गांव भाटला की। पिछले साल सितंबर में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई और उस मामले में हमारे साथियों ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर बन के वहां पे नई मूर्ति लगाई। हांसी का विधायक वहां का उस मूर्ति का अनावरण करके गया। अनावरण करने के 2-3 महीने बाद ही उस मूर्ति को फिर से तोड़ दिया गया। और इस मामले में हमारे साथियों ने आंदोलन किया। एडीजीपी कार्यालय हिसार के सामने, और हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी क्योंकि एडीजीपी जो है वो हमारे समाज से था और हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वो हमारी बात सुनेगा। और साथियों, बड़ी हैरत की बात है, हम लोगों ने वहां पे प्रदर्शन किया, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई और लाठियां बरसाने के बाद भी हम लोग वहां पे अड़े रहे तो एडीजीपी को मौके पे आना पड़ा। हमारे पास वो आने के लिए तैयार नहीं था, हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। और जब हमारे पास वो आया और उसने हमें अपने कार्यालय में बुलाया तो बड़ी सोचे समझे तरीके से उसने अंदर बुलाकर पहले बाबा साहब के नारे लगवाए
कहा कि मैं भी आपका आदमी हूं, आपके समाज का आदमी हूं, मुझे भी इतना दर्द है मूर्ति टूटने का। और उसने सारी चीजों की यस की कि सारे काम हो जाएंगे, पर्चा भी दर्ज हो जाएगा, मूर्ति तोड़ने वाले भी पकड़े जाएंगे। लेकिन साथियों, जैसे ही हम उसकी बात पे विश्वास करके घर गए, अगली सुबह हमको अखबार में खबर मिली कि एडीजीपी ने एससी समाज के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए। हमारे ही लाठियां पड़ी, हमारी महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और हमारे ही ऊपर पुलिस की वर्दी फाड़ना, उन्हें गाली देना, इस तरह के हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस की मंशा क्या है। जींद के गांव डिडवाड़ा में एससी समाज की जो सोसाइटी थी, उनको सैकड़ों एकड़ जमीन अलॉट की हुई थी और इन जाति विशेष के लोगों को यह बिल्कुल मंजूर नहीं होता कि जमींदार इनके अलावा कोई और हो। धोखे से हमारे समाज की कम से कम 10 करोड़ रुपए की जमीनें इन लोगों ने हड़प ली और हमारे समाज के भोले भाले लोगों से ये प्रॉमिस किया कि आपको पेमेंट कर दी जाएगी। लेकिन साथियों, 2014 में वो डील हुई थी, 2024 आ गया, 10 साल होने के बावजूद भी, 2023 आ गया, 9 साल होने के बावजूद भी उनको पैसे नहीं दिए गए। और इस मामले में लगातार कंप्लेंट्स दी गई है पुलिस को, लगातार पंचायतें हुई हैं, पंचायतों में हमारे लोगों को जाति सूचक गालियां बककर अपमानित किया गया। और जींद का एसपी जो है वो बड़े दबंगई से ये कहता है कि मैं पर्चा दर्ज नहीं करूंगा, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। डीएसपी ये कहता है मैं पर्चा दर्ज नहीं करूंगा, जो मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। इन पुलिस वालों में इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? इन पुलिस वालों की एक एसपी डीएसपी की कोई लंबी चौड़ी दुकान नहीं होती, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? कहां से इनको इतनी डायरेक्शन आ रही है कि भाई एससी समाज के लोगों को रगड़ दो, चाहे इनके साथ रेप हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे इनका मर्डर हो, चाहे मारपीट हो, चाहे सोशल बाइकआउट हो, इन लोगों की एफआईआर पे काम ही नहीं करना, तुमको दर्ज ही नहीं करनी, अरेस्ट ही नहीं करना। इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? क्या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है? क्या ये पुलिस डिपार्टमेंट की पॉलिसी है? क्या सरकार, पुलिस और ये तथाकथित सवर्ण समाज मिले हुए हमारे समाज के खिलाफ? क्या ये हमको 300-400 साल पहले जो हमारे समाज की हालत थी वहां ले जाना चाहते हैं? ये सब सोचने का विषय है। मैंने समाज की बड़ी बड़ी पार्टी के लोगों से बात की। मैंने कहा कि आप लोग हमारे साथ आइए, हमारी मदद कीजिए। हम एट्रोसिटी के खिलाफ लड़ रहे हैं, अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, पुलिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो कहते हैं जब सत्ता आएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या जब तक सत्ता आएगी तब तक हम ये उत्पीड़न सहते रहेंगे? आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नजदीक कोई 5, 10, 20 साल में आपकी सत्ता आ जाएगी? एक मुश्त आपकी सत्ता आ जाएगी। अगर हमारी 10 साल बाद सत्ता आई तो क्या 10 साल तक हम लोग मरते रहे, हमारी लड़कियों के साथ बलात्कार होते रहे, हमारी लड़कियों के साथ छेड़खानी होती रहे? आपको क्या इस बात का मालूम है कि हमारी बच्चियां, जब किसी एक गांव में हमारी बच्ची के साथ रेप या छेड़खानी होती है तो उसके माँ बाप डर की वजह से उसका स्कूल छुड़वा देते हैं। वो अकेली वो बच्ची स्कूल नहीं छोड़ती, उसमें से उस स्कूल में जितनी भी बच्चियां ऐसी समाज की होती हैं, डर की वजह से सभी स्कूल छोड़ देती हैं। वो इसलिए छोड़ देती हैं कि कहीं हमारी बच्ची का बलात्कार ना हो जाए, हमारी बच्ची का छेड़खानी ना हो जाए, कभी हमारी बच्ची को मार ना दे। क्या ये हमारी बच्चियों को उच्च शिक्षा से दूर करने की साजिश नहीं है? नेक्स्ट में आता हूं आपके सामने कि हर साल के साथ जो घटनाएं हो रही है, मर्डर की, रेप की, छेड़खानी की, सोशल बाइकआउट की, जाति सूचक नामों से अपमानित करने की, और भी नए नए तरीके की जो एफआईआर हो रही है, अगर एक साल में 1000 एफआईआर दर्ज होती है तो मैं इन चीजों से जुड़ा हुआ हूं, मैं आपको बड़े यकीन के साथ, विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमारी 1000 में से 950 एफआईआर एक प्री प्लान तरीके से सरकार, पुलिस और सवर्ण समाज के लोगों द्वारा जानबूझ के खारिज की जाती है। इसी तरह से ये सब कुछ चलता रहा तो यकीन मानिए कि हमारा जो सुरक्षा कवच है, SC/ST एक्ट, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने बड़ी सेटल्ड प्लानिंग बना रखी है। एक टारगेटेड डाटा जब इनके पास आ जाएगा और उस डाटा के इकट्ठा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो डाटा पेश किया जाएगा और SC/ST एक्ट के पर काट दिए जाएंगे। जिस तरह से पहले दहेज कानून में के नाम से पति जो थे वो डर कर छुप जाते थे, इसी तरह से इस पुरुषवादी समाज ने दहेज कानून के इतने पर काट दिए
कि पहले 1 महीना जेल में रहते थे, अब 1 दिन भी जेल में रहने की जरूरत नहीं है। SC/ST एक्ट में मैं बता देना चाहता हूँ, पहले SC/ST एक्ट के अपराध में कोई मुलजिम पकड़ा जाता था तो कम से कम 1-1.5 महीना जेल में वो रहता था, लेकिन आज 2-3-4-5 दिन में उसकी जमानत हो जाती है। ये क्या है? ये SC/ST एक्ट को कमजोर करने की, धीरे धीरे कमजोर करने की साजिश है। SC/ST एक्ट में कानूनन एंटीसिपेटरी बेल प्रोहिबिटेड है, लेकिन अब भी जिला अदालतें, सेशन जज की कोर्टें एंटीसिपेटरी बेल दे रही हैं, और हाई कोर्ट में तो जाती ही आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। अभी हाल में ही करसिंधु गांव में एक मजदूर का कत्ल कर दिया गया। मीरका में इन तथाकथित विशेष जाति के जो लोग हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, हमारे समाज के एक व्यक्ति पे चोरी का इल्जाम लगा के खुद की पंचायत कर ली, खुद की कोर्ट लगा ली, खुद का थाना बना लिया, और हमारे 3 आदमियों को बुरी तरह पीटा, एक आदमी उसमें से मर गया। और इस तरह से ही होता रहेगा। अब हम जब भी इकट्ठे होकर प्रदर्शन की बात करते हैं तो हमारे समाज के लोग जो एक पेसिमिस्टिक विचारधारा के हैं, निराशाजनक विचारधारा के हैं, वो क्या बात करते हैं कि भाई समाज के लड़कों, इस तरह के प्रदर्शनों में नहीं जाना, जाओगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, पुलिस लाठी मार देगी, चोट लग जाएगी, तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा। लेकिन साथियों, ये हालात बहुत ज्यादा खराब है इस समय, और इस समय आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लाठी भी खानी पड़ेगी, मुकदमा भी खाना पड़ेगा, अन्यथा आपका तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप अपनी आने वाली नस्लों का, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बर्बाद करने का काम करेंगे। तो हर बार जब भी कोई इस तरह अत्याचार की घटना होती है, अभी मेरे साथी रोहित गरवा मेरे साथ फोन की लाइन पे थे, सिरसा से, हमारे बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं और बहुजन समाज पार्टी के लीडर भी हैं और खुली विचारधारा के साथी हैं मेरे। कई बार पार्टी प्रोटोकॉल से जाके बाहर भी बात करते हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि एक इंटरकास्ट मैरिज सिरसा में अभी हुई, और उस इंटरकास्ट मैरिज में लड़का SC समाज का था, लड़की सवर्ण समाज की थी, और उन सवर्ण समाज के लोगों ने हमारे लड़के को पकड़कर और उसकी गुदा में पाइप से पेट्रोल डाला, और आप लगाइए, अंदाजा लगाइए कि उस लड़के के साथ क्या बीती होगी। तो ये घटनाएं इस तरह की आम है, और इस तरह की घटनाओं में हम साथियों हर बार कभी SDM के आगे प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, कभी DC के आगे प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, कभी DSP SHO के सामने प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, और कभी SP के आगे प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, और उन बातों का कोई हल नहीं निकलता। इनको आदत पड़ चुकी है, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, इनको आदत पड़ चुकी है हमारे प्रदर्शनों की, और ये कहते हैं कि भाई कोई नहीं, 2-3 दिन चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। आप लोग देखते रहते होंगे हम लोगों के क्रियाकलाप, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है FIR दर्ज कराना, और FIR दर्ज कराने के लिए मैंने पिछले 10 साल में कम से कम 20-25 डेड बॉडीज के साथ 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते डेड बॉडीज के साथ सरकारी अस्पतालों के सामने मैंने प्रदर्शन किए हैं। और हमारी क्या मांग है? हमारी कोई नाजायज मांग नहीं होती, हमारी मांग केवल यही होती है कि FIR दर्ज कर लो और आरोपियों को अरेस्ट करो। लेकिन इन लोगों को आदत पड़ चुकी है, एक बड़े प्री प्लान्ड तरीके से जब हमारा आंदोलन पीक पे पहुंचता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे, हमारे समाज के ही दलालों को हमारे बीच में भेजा जाता है, प्रशासन की तरफ से झूठे वादे किए जाते हैं, और झूठे वादे करके आंदोलन उठा दिया जाता है, और बाद में फिर हम कभी SP के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, कभी DC के दफ्तर काट रहे हैं। तो अब फिलहाल जो है, हम लोग चाहे वो बहुत सारे मामलों को लेकर, हम भाटला के मामले को लेकर, हम डिडवाड़ा के मामले को लेकर, हम बीरका के मामले को लेकर, हम उझाना के मामले को लेकर, और अलग अलग जगह के दर्जनों मामलों को लेकर आने वाली 2 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास करनाल में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और साथियों, हम लोगों को आपके सहयोग की जरूरत है। हम लोग आपसे ये नहीं कहते कि हमको पैसा दो, चंदा दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो सेंटर में सरकार बैठी है, स्टेट में सरकार बैठी है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जातिवादी गुंडे जो पुलिस अधिकारियों के रूप में बिठा रखे हैं, हमको इनके खिलाफ अपनी आवाज उठानी है। और छोटे मोटे अधिकारियों के खिलाफ हमने बहुत आवाज उठा ली, अब हम हरियाणा का जो हाईएस्ट लेवल का
जो पॉलिटिकल बंदा है चीफ मिनिस्टर, उसके आगे आवाज उठाने की काम कर रहे हैं। तो इस मामले में आप सभी साथियों की सहयोग की जरूरत है। 2 अगस्त को सुबह 10 बजे आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुख्यमंत्री आवास करनाल के सामने पहुंचने का काम करें। एक सुर में समाज की आवाज उठाने का काम करें और आवाज इतनी जोर की और इतनी फोर्सफुल होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री को ये लगे कि हाँ, समाज संगठित हो गया और इनकी बात हमको माननी पड़ेगी। साथियों, जब से मैंने पहली बार मुख्यमंत्री आवास को घेरने की फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, मैं आपको बताऊं कि मेरे खिलाफ फिलहाल 15 मुकदमे स्टैंड कर रहे हैं। और जब से मैंने ये मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात की है, मेरे कोर्ट में चैम्बर के आगे सीआईडी वाले बैठे रहते हैं। जहां भी मैं जाता हूं मेरी लोकेशन ट्रेस की जाती है, मेरी कॉल सर्वेलेंस में डाली हुई है, मैं किससे क्या बात कर रहा हूं वो सारी की सारी चीज पुलिस ट्रेस करती है। और ये भी पॉसिबल है कि इस आंदोलन से पहले मेरे को अरेस्ट कर ले, मेरे को डिटेन कर ले, मेरे को किसी भी मुकदमे में उठा के जेल में डाल दे। मेरे खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन साथियों, अगर इस तरह की बात भी कुछ होती है तो साथियों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर भी इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करे। मैं किसी भी तरह वहां पे पहुंचने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये मुझे रोकने की भरसक कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे रोक पाएंगे। मैं वहां पहुंचूंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा और मिलकर हम अपनी आवाज उठाने की बात करेंगे। सीएम या सीएम का कोई भी प्रतिनिधि होगा, उससे हम बात करेंगे, शांति प्रिय तरीके से हम बात रखने का काम करेंगे। और ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में। छोटे मोटे प्रदर्शन बहुत कर लिए, अब बड़ा प्रदर्शन करना है। तो साथियों, जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी है, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करने का काम करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने का काम करें और हो सके तो इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी स्प्रेड करने का काम करें, फैलाने का काम करें। ये एक ऐतिहासिक प्रदर्शन हम लोगों को मनाना है और सरकार को सबक सिखाना है कि हम लोग कोई अनाथ नहीं है, हम लोग बेचारे नहीं है, हम लोग कमजोर नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का काम करें और जहां तक पॉसिबल होगा मैं और मेरे साथी आपसे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत करने का काम करेंगे। सभी को जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।